हो आप लोग। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नया चैप्टर सेट्स। सेट्स बोलो या सेट थ्योरी बोल लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि सेट होता क्या है एक्चुअली। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। तो देखो, सेट की डेफिनेशन होती है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, रैंडम बुक्स। उसमें कुछ मैथमेटिक्स की बुक है, कुछ फिजिक्स की हैं, कुछ केमिस्ट्री की हैं, कुछ बायोलॉजी की हैं। तो हमने क्या किया कि उसमें से चुन चुन के सेलेक्ट कर करके मैथमेटिक्स की जितनी बुक्स हैं उनको हमने निकाल लिया और उनको हमने अरेंज करके अलग रख दिया। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी बुक्स हमने निकाली हैं मैथ्स की और निकाल के अलग उनको हमने रख रखा है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक सेट है, सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ मैथमेटिक बुक्स। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि फिजिक्स के सारे बुक्स उस सेट के अंदर से निकाल लो और उसको अलग रख दो एक साथ, तो उसको आप बोलोगे सेट ऑफ ऑल द फिजिक्स बुक्स, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, सेट की डेफिनेशन। अगर अपने पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से किसी फिक्स टाइप के एक पैटर्न पे फिक्स सारे ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके उन सारे ऑब्जेक्ट को हमने एक साथ कलेक्ट कर लिया, तो उनको हम एज ए सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर हमने ऐसा क्यों डिफ़ाइन किया, इसका क्या यूज़ है, इसको आप हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें तो देखो, ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। सेट्स से हमें ये बेनिफिट हो सकता है कि अगर हमारे पास मान लो बहुत सारे रैंडम बुक्स थे, पड़े हुए थे, टेबल पे पड़े हुए हैं या कहीं किसी रूम में पड़े हुए हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। तो अब इन बुक्स में से अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे रैंडम बुक्स पड़े हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, ऐसे बुक्स पड़े हुए हैं। इसमें से आप अब मैं आपको कोई एक स्पेसिफिक मैथ्स की बुक ढूंढनी है, तो आप यहाँ पे जाओगे वन बाय वन, इधर उधर जितने भी रैंडम बुक हैं सबको सर्च करोगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर से जितने मैथ्स के बुक्स थे उनको निकाल के और अलग हमने एक साथ इकट्ठा कर दिया। मान लो 5 या 10 जो मैथ्स के बुक्स थे, इनका हमने एक अलग सेट बना दिया। तो अभी क्या है कि इस पूरे रैंडम ऑब्जेक्ट्स में या पूरे इन सारे बुक्स के कलेक्शन में हमें जाके मैथ्स नहीं ढूंढना पड़ेगा। हम सीधे सीधे यहाँ पहुँचे और ये जो सारी मैथ्स की बुक है इनमें हमने सर्च कर लिया और हमें जो स्पेसिफिक बुक चाहिए थी वो मिल जाएगी। तो हमारा टाइम सेव होगा और ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुक्स के लिए। ऐसा हो सकता है कि मान लो कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, काउस है, बफेलोस है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनमें से हमने एक सिमिलर टाइप के, जैसे सारे काउस को हमने अलग निकाल लिया और उनका एक सेट बना दिया, सारे बफेलिस को अलग निकाल लिया, उनका एक सेट बना दिया, कुछ ह्यूमन बींग्स भी हैं उसमें, ठीक है। तो उनको हमने अलग कर लिया, उनका अलग सेट बना दिया। तो ऐसे ऐसे करके हम सेट्स को डिफाइन करते हैं। इससे क्या है कि हमने कैटेगराइज कर दिया ना, सारी चीज़ें देखो सीक्वेंस में हो गई। जितने इंसान थे वो एक साथ इकट्ठे अलग हो गए, सारे इंसान इंसान होंगे तो अच्छे दिखेंगे ना। और जितने भी अपने पास काउच थी वो सारे अलग हो गई, वो भी सारे एक साथ रहेंगे तो अच्छे दिखेंगे, है ना। ऐसे जो भी स्पेसिफिक एनिमल्स होंगे उनका हमने अलग अलग सेट बना दिया। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है हमारे लिए और इससे हमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं इनको ऐसे डिफाइन करने पे। बात समझ आ गई आपको। चलो, तो ये तो हो गया अपना सेट का डेफिनेशन कि सेट को कैसे डिफाइन करते हैं और एक्चुअल में हमें सेट डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो सेट होते हैं ना अपने, सेट को हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, ठीक है। जो भी सेट होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स ए बी या सी ऐसे कुछ भी कैपिटल लेटर होता है उससे डिनोट करते हैं। और जो इन सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। सेट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स
स्मॉल ए बी सी ETC इनसे डिनोट करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सेट की डेफिनेशन है और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये चीज़ हमने देख लिया। अभी आ जाओ इससे आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। अभी देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये है, हमें ऐसा बोल रखा है कि इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अभी हमने देखा कि जो स्मॉल लेटर होते हैं इससे हम किसी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और जो कैपिटल लेटर होता है इससे हम उस पूरे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो स्मॉल ए है, ये अगर किसी सेट ए का एलिमेंट है तो हम इसको ऐसे राइट डाउन करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। ये जो बीच वाला साइन है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बिलोंग्स टू। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक। इसको आप ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो, ए बिलोंग्स टू ए। इसका ये मतलब होता है कि ये जो स्मॉल ए है ये इस बड़े वाले सेट का एक एलिमेंट है। क्लियर? ऐसे ही देखो, अगर ये जो स्मॉल ए है ये एलिमेंट है इस बड़े वाले सेट में नहीं होता है, इस ए के अंदर नहीं होता है, डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट ए, तो हम इसको ऐसे राइट डाउन करते हैं कि ये जो है स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, ठीक। अगर ये स्मॉल ए ये जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर है, इस सेट से बिलोंग करता है, तो इसको ए बिलोंग टू ए ऐसे लिखते हैं, और अगर बिलोंग नहीं करता है तो ऐसे लिखते हैं इसको। क्लियर हो गई? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास एक एग्जांपल है कि द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स इज अ सेट कॉन्टेनिंग द एलिमेंट्स दिस। जैसे मान लो अपने पास हमने एक कलेक्शन किया, किसका कलेक्शन है? फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर जो कि प्राइम भी हैं। तो ठीक है, पहले 5 नेचुरल नंबर जो कि प्राइम है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो ये सारे हो गए। अब इनको हमें एक सेट में लिखना हो, ये तो सारे हो गए सेट हमारे पास फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स ये हो गए। लेकिन इनको अगर हमें अब एक सेट में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? मान लो कि हमने डिफाइन कर दिया सेट ए इज़ द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। तो सेट ए इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे राइट डाउन करते हैं, दिस इज इक्वल टू, ऐसे करली ब्रैकेट देते हैं और इसके अंदर इसे सारे एलिमेंट को नोट डाउन करते हैं, 2 3 5 7 एंड 11। आ गई बात समझ में? फिर लास्ट में हम करली ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट्स को। क्लियर? चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद अब हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, नंबर सेट्स के कुछ एग्जांपल हैं। जैसे ये देखो, अपना फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये n जो है ना, n हमने इसको डिफाइन किया है कैपिटल N इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो सारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो हमने वही लिखा है यहाँ पे। देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं हम। सेट लिखने का यही तरीका होता है, करली ओपन करली ब्रैकेट किया, उसके बाद सारे एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट करके लिखते गए। पहला नेचुरल नंबर लिख लिया 1, 2, 3, 4, डैश 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 सो ऑन अप। ये कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक, तो इसलिए हमने डैश डैश करके छोड़ दिया। फिर लास्ट में आप इसको ब्रैकेट को बंद कर दोगे। तो ये तो हो गया सेट ऑफ सारे नेचुरल नंबर्स का। अब ऐसे ही अगर हमें लिखना हो कि सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स का एक सेट लिखना हो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? देखो, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाएंगे। हमने करली ब्रैकेट लगाया और 0 1 2 3 डैश डैश सो ऑन अप, ऐसे करके इसको लिख दिया। फिर अगर हमें लिखना हो कि सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स का, तो इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सारे होल नंबर्स होते हैं निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ठीक। तो एक तो ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे, माइनस इन्फिनिटी से चलते आएंगे, -5 -4 -3 -2। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ऐसे ये लिखा हुआ है आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन अप। ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये हो गया अपने पास सारे इंटीजर्स का सेट। अब अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है जेड प्लस का मतलब होता है, यहाँ पे ऊपर प्लस साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स ही तो होते हैं। देखो, इंटीजर्स होते हैं अपने माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक जो इंटीजर हैं वो तो हमें इंक्लूड करना नहीं है पॉजिटिव इंटीजर्स में, 1 से ही हम इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे।
तो 1 से आप जैसे ही इंक्लूड करोगे तो 1 2 3 सो ऑन अप। तो नेचुरल नंबर का सेट भी तो यही होता था, 1 2 3 सो ऑन अप। तो जेड प्लस यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो इसके बाद अब जैसे मान लो कि हमें देखना है, अगर मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स, सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, तो ये क्या हो जाएगा? इसको कैसे डिफाइन करोगे? मान लो इसको हम ऐसे कैपिटल ए से डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल ए इज़ द सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ? जो भी वॉवेल्स होते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते जाएंगे। ए होता है पहला वॉवेल, इसके बाद ई होगा, फिर आई होगा, ओ होता है एंड यू होता है। इसके अलावा कोई और वॉवेल तो होते नहीं अपने पास। लास्ट में आप ब्रैकेट को बंद कर दोगे, हो गए ये सारे वॉवेल्स आ गए अपने पास। तो ऐसे अगर आपसे कोई स्टेटमेंट बोल दे और उसको बोले कि उसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, उसको राइट डाउन करो मैथमेटिकल फॉर्म में, तो आप इसको आसानी से लिख लोगे। क्लियर है? चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और थोड़े बहुत ये और एग्जांपल हैं बेसिक से, ये देख लेते हैं। जेड माइनस, जैसे हमने जेड प्लस देखा था वैसे जेड माइनस देख लो। ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो। ये अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने ऐसे लिख रखा है। एक्चुअल में ये जो नंबर्स होते हैं ना नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे और ऐसे 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 ये आएंगे बढ़ते बढ़ते, तो फिर -3 -2 और -1 यहाँ पे आके रुक जाते हैं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि -1 के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे इंटीजर में तो 0 आ जाएगा, जो कि सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स में शामिल नहीं होता है। 0 नेगेटिव इंटीजर तो है नहीं, तो हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 से पहले पहले वाले जितने भी इंटीजर्स थे उनको हमने इंक्लूड कर लिया है। तो ये हो गया अपना सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, अब मैं अगर आपको बोलूँ कि आप राइट डाउन करो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स, जितने भी नॉन जीरो इंटीजर्स हैं उनको लिखो। इसको हम जेड नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉन जीरो इंटीजर्स क्या होते हैं? जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे। जैसे 1 लिया हमने तो प्लस का भी 1 होगा और माइनस का भी 1। ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिख लिया +-1 +-2 +-3 डैश डैश सो ऑन अप। तो ये सारे जितने भी इंटीजर्स हैं एक्सेप्ट जीरो, ये हो जाएंगे सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स। अब मैं आपको बोलूँ कि राइट डाउन द सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर सबको पता है कि p/q के फॉर्म के होते हैं। तो सारे रैशनल नंबर्स को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। समझ रहे हो बात को? देखो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, 1/5 आ सकता है, डैश डैश, ऐसे बहुत सारे। ऊपर हमने अभी न्यूमरेटर को फिक्स कर दिया है, तो डिनोमिनेटर में ही इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर मान लो ऊपर तुमने न्यूमरेटर को चेंज कर दिया, 2 कर दिया, तो फिर नीचे पूरी कहानी फिर से लिखनी पड़ेगी। तो उनको यहाँ पे सारे नंबर्स को राइट डाउन करना पॉसिबल तो है नहीं, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स इज़ p/q, जहाँ पे p एंड q क्या है? p एंड q बिलोंग्स इंटीजर। ये 1 गलती से लिखा हुआ है, ये होगा इंटीजर। p एंड q इंटीजर है एंड q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमने क्यों लगाई? क्योंकि q देखो यहाँ पे क्या है, q जो है वो डिनोमिनेटर में है। जैसे ही कि q 0 होगा तो ऊपर कुछ भी हो, अगर नीचे 0 होता है तो ये पूरी क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाती है, तो इसका कोई सेंस नहीं रहता। इसलिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है, और ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। q नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। आ गई बात समझ में? ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े? चलो अभी देखो अपने पास ये एग्जांपल है कि सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स क्या होगा? आर होता है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल द सारे रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर मतलब आपके इसमें सिर्फ इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स नहीं आएंगे, सारे नंबर्स आएंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 2 3, तो ऐसा नहीं कि ये बढ़ता चला जाएगा। 1 से 2 के बीच में भी जितने नंबर हैं, 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.01 हो गया, 1.001 हो गया, तो ये सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो उनको पेपर पे राइट डाउन करना इन सारे नंबर्स को पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी अगर हमने ऐसे लिखा है आर
तो इसका ये मतलब समझ जाना है कि ये है आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक, अब Q हो गया आपका सेट ऑफ ऑल द इरेशनल नंबर्स, R माइनस क्यू। R माइनस क्यू हो गया आपका सेट ऑफ ऑल द इरेशनल नंबर्स। देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्यों? क्योंकि R क्या है? R अपना हो गया सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। जितने भी नंबर हैं अपने, जितने भी सारे नंबर्स हैं रियल नंबर्स, वो हमारे इस R के सेट के अंदर आते हैं। और Q क्या होता है? Q हमने अभी अभी देखा, Q है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो जो टोटल नंबर्स होंगे अपने, रियल नंबर्स होते हैं, ये सारे जितने भी नंबर हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने भी नंबर हैं ये सारे रियल नंबर के सेट में आते हैं। ठीक, तो रियल नंबर हो गया टोटल नंबर्स का कलेक्शन। तो नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो रैशनल हो सकता है कोई भी नंबर, या फिर इरेशनल हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो सेट अगर मैं आपको बोलूँ, आपको ये पता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया है Q से। सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया है R से। अब मैं आपको बोलूँ कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स बता दो क्या होगा, तो ये क्या होगा? इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस क्यू। तो वही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि R माइनस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल द इरेशनल नंबर्स। बात समझ आ गई? और इरेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल देख लो। स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई कोई भी क्वांटिटी, समझ रहे हो बात को? स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई कोई भी क्वांटिटी, जैसे मान लो हमने लिखा है √2, √3, आप इसको नहीं बोल सकते, √4 को नहीं बोल सकते कि ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जैसे ही आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 एक रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई वो सारी क्वांटिटीज़ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जिनसे निकल के बाहर कोई इंटीजर नहीं है, तो ये सारी क्वांटिटीज़ अपने इसके एग्जांपल होते हैं इरेशनल नंबर्स के। या फिर आप पाई को ले लो, पाई हो गया इरेशनल नंबर। या फिर आप लॉग के अंदर कोई चीज़ ले लो, log 2 बेस में ई होता है, log बेस 2e। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स अपने इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं। सबको क्लियर हो गई कहानी यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि किसी भी सेट्स को राइट डाउन करने के, एक्सप्रेस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब तक तो हम सेट से फेमिलियर हो गए, सेट की डेफिनेशन देखी, सेट डिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे लिए क्यों इतना यूज़फुल है सेट, ये सब चीज़ें हमने देखा। और कुछ बेसिक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और ये सारे हम इनके एग्जांपल्स देखे हमने, सेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे राइट डाउन करते हैं। अब किसी भी सेट को राइट डाउन करने के मेथड्स, यानी ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम सेट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो किसी भी सेट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं, किसी भी सेट को राइट डाउन करने के। पहला जो होता है अपने पास वो होता है रोस्टर मेथड, और दूसरा एक और मेथड होता है अपने पास, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड क्या होता है? ये होता है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं, देखो इस मेथड में अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर मैंने बोल दिया कि सेट ऑफ वॉवेल्स लिखने हैं, तो उनको जितने भी सेट ऑफ वॉवेल्स होंगे, जितने वॉवेल्स होंगे अल्फ़ाबेट में हमने डिसाइड कर लिया, पहले अपने मन में हमने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से वॉवेल्स हैं, काउंट कर लिया A E I O U। ठीक, अब हम इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो इस सेट को, मान लो हम इनको कैपिटल A या कैपिटल X से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट खोलेंगे, इसके अंदर A, फिर E I O U, सारे एलिमेंट एक बार को हमने राइट डाउन कर दिए, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से जो हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से राइट डाउन करते हैं इस मेथड से, इसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। ठीक, क्लियर हो गई सबको? इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है या सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। तो सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? देखो इस केस में क्या होता है कि हम जो अपने पास कोई पर्टिकुलर सेट है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है या जो रूल होता है, उसको राइट डाउन करते हैं। देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लो आप, साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि जो प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, उस प्रॉपर्टी या रूल को हम राइट डाउन कर देते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर। जो प्रॉपर्टी या रूल होगा उसको यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं, जो उस सेट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। आ गई बात समझ में? अगर नहीं आई तो चलो इस चीज़ को हम
अभी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक सेट है अपने पास, मुझे लिखना है कि सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। मैंने बोला आपको कि आप लिखो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक। तो दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। पहला मेथड हो गया अपना, पहला मेथड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको आप, सारे इवन नंबर आपको लिखने हैं। तो चलो मान लो हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सेट को, तो रोस्टर फॉर्म में आप लिखोगे पहला इवन नंबर क्या होता है 2, दूसरा इवन नंबर 4, इसके बाद 6, 8 और डैश डैश डैश, ऐसे करके लिख दोगे। ये तो आसान है इस मेथड से राइट डाउन करना, सबको क्लियर है ये। अब ये जो दूसरा मेथड था अपना सेट बिल्डर मेथड, इसके थ्रू अगर हमें इस सेट को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं, ये वाली कहानी, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ तक तो सही है, करली ब्रेसेस भी खोलेंगे और हम इसको बोल देंगे कि एक्स के अंदर हमने कोई एक एलिमेंट डिफाइन कर लिया। चलो हम ले लेते हैं स्मॉल ए, दिस इज इक्वल टू ए वेयर, या फिर ए लिख के आप ऐसे यहाँ पे सेमी कॉलन लगाओगे, फिर इधर लिखोगे कि ए इज इक्वल टू 2n, 2 कैपिटल N, फिर यहाँ पे लिख दोगे, इसके अंदर ही लिख दो, या फिर इसको क्लोज करने के बाद इसके बाहर लिख सकते हो कि वेयर n इज इक्वल टू, या n बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स, ठीक। ये हो गया। इस तरह से अगर हमने किसी सेट को डिफाइन किया है तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हमने किया क्या, देखो अब ये जो हमारी डेफिनेशन है, ये ए इज इक्वल टू 2n, इसके थ्रू अगर इस सेट के सारे एलिमेंट्स को हम लिखते जाएं तो n क्या है, n नेचुरल नंबर है ना, तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, स्टार्टिंग से n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ऐसे होगी। तो अगर इस सेट के सारे एलिमेंट को इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लिखें तो अपने पास क्या आएगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर हमें लिखना है ए, और ए को हमने कैसे डिफाइन किया है, ए इज इक्वल टू 2n, यही मेन पार्ट है इसका, ए इज इक्वल टू 2n। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई इवन की। हमने 2n क्यों लिखा कि देखो अब ए हमें लिखना है और ए इज इक्वल टू 2n है, यानी n की जगह पे जैसे हमने 1 डाला तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 2। अब उसका अगला एलिमेंट, अब n की जगह पे हमने 1 तो डाल लिया है, इसके बाद हम n की जगह पे क्या डालेंगे 2, तो n की जगह पे 2 डालोगे तो 2 इंटू 2, ये क्या आएगा अपने पास 2 इंटू 2 आएगा 4। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप n की जगह पे डालोगे 3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा ए इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो ये आएगा 6। फिर ऐसे ही अगला एलिमेंट आएगा 8, ऐसे ही डैश डैश डैश। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो हमने फर्स्ट मेथड से लिखा था सेट को, हमने जो ऐसे रिप्रेजेंट किया था, सेकेंड मेथड में जो हमने लिखा है ये भी तो सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग ए इज इक्वल टू 2n। आ गई बात समझ में, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड करके देख लिया और देखा तो हमें सेम वही चीज़ मिली। तो ये होता है जो सेकेंड मेथड, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हम सेट को कैसे बिल्ड करते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टी को, जो उस सेट के अंदर सारे एलिमेंट हैं उनकी जो कोर प्रॉपर्टी है उसको हमने राइट डाउन कर दिया है ब्रैकेट के अंदर, यानी उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम जैसे ही उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो उस सेट के सारे एलिमेंट को हम वापस राइट डाउन कर सकते हैं। आई बात समझ में सबको, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। कितने टाइप के सेट्स होते हैं, एक एक करके बहुत सारे सेट्स होते हैं, अलग अलग सेट्स की अलग अलग डेफिनेशन होती है, तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। बिल्कुल आराम से कर रहे हैं हम इसमें। अब तक हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखी है। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है या फिर किसी भी, हमने जो भी एग्जांपल्स देखे या कुछ डेफिनेशन देखे हैं उसमें अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हो। सारे डाउट्स को हम क्लियर करते हुए आराम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी आ जाओ, हम देखते हैं अपने पास ये टाइप ऑफ सेट्स, कितने टाइप के सेट्स होते हैं एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला अपने पास है ये नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। तो देखो नल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो कि एम्प्टी हो, इसके नाम में ही है नल सेट या एम्प्टी सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट, या फिर इसको वाइड सेट भी बोलते हैं।
बहुत सारे नाम हैं इसके, नाम से ही पता चल जाएगा। देखो बच्चों, इसमें ऐसा है ना कि रटना कुछ नहीं होता है, अपने को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा। नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, यानी इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ठीक, ऐसे इसको या तो फाई से डिनोट करो या फिर ऐसे भी डिनोट करते हैं। हमने करली ब्रेसेस खोला, उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी कोई एलिमेंट नहीं है, और फिर उसको बंद कर दिया, इसका मतलब कि ये ब्लैंक है, एम्प्टी है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों ही सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं नल सेट को। ठीक, अब नल सेट को डिफाइन, इसका एग्जांपल क्या होगा? नल सेट, ऐसा कौन सा सेट हो सकता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो? चलो हम कुछ ऐसी चीज़ें डिफाइन कर देते हैं जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। जैसे मान लो हमने एक सेट ले लिया ए इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन। ये सिंबल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है एक्स नॉट बिलोंग्स टू एन, जबकि ये होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू एन, ये ऐसे होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स हमने डिफाइन कर दिया, ए का एलिमेंट क्या है? एक्स, और एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को बिटवीन 5 एंड 6। एक्स कहाँ से कहाँ है? 5 से बड़ा होना चाहिए एक्स, और 6 से छोटा होना चाहिए। तो अब मुझे बता दो कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। नेचुरल नंबर 5 के बाद 6 ही तो आता है, इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता ना। तो जब ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेट हमने डिफाइन किया है इसके अंदर कुछ भी, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये ब्लैंक रहेगा। बात समझ गए? तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस सेट ए इज़ एम्प्टी सेट, या वॉइड सेट, या फिर नल सेट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। इसके बाद देखो, अब इसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट है, ऐसे सेट जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट हो, कम से कम एक एलिमेंट तो हो ही। ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक हो, एक से अधिक होंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेट को बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट या नॉन वॉइड सेट। बात समझ आ गई? किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? हमने देख लिया कि नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है, और इसके साथ साथ ये भी देख लिया कि नॉन एम्प्टी सेट या नॉन वॉइड सेट क्या होता है। चलो इसके बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमने इसका एग्जांपल भी देख लिया वॉइड सेट का। अब हम देखते हैं, अपने पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सेट ए इज इक्वल टू दिस, ए को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, मैं बता चुका हूँ आपको। ये जो बीच वाला सिंबल है इसको हम बिलोंग्स टू ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी ये जो एक्स है ना, ये एलिमेंट है, आर का एक पार्ट है। आर क्या है? रियल नंबर। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि ये जो आर होता है रियल नंबर का सेट होता है। ठीक, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसके बाद हमने एक और चीज़ इसमें डिफाइन की हुई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने डिफाइन की हैं। यानी अब देखो अपने अंदर ये इसके अंदर अपना ये जो सेट ए है, सेट ए के अंदर तीन तीन प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की हुई है। तो चलो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला अपना प्रॉपर्टी क्या है कि x बिलोंग्स टू आर, x तो रियल नंबर होना चाहिए। चलो, तो कोई भी नंबर उठा लो आप, वो तो रियल नंबर का ही सबसेट होता है, तो वो तो रियल नंबर होगा ही होगा। तो ये तो सबके सारे नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होगा। अगला क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16, ये आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक, उसके बाद हमें क्या बोल रखा है? उसके बाद हमें बोल रखा है कि एंड दिस, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए और ये भी होना चाहिए कि 2x इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू 6, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 3। तो हमें पहला तो बोल रहा है कि x रियल नंबर होना चाहिए, ये सबके लिए पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि x इज इक्वल टू या तो +4 होना चाहिए या -4 होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? रियल नंबर, और +-4 में +-4 रियल नंबर का पार्ट है, तो ये चीज़ हो गई अपने पास कॉमन। अब उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसके बाद ये भी चीज़ होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है सेकंड वाले से हमारे पास हमने कंक्लूड किया है कि अपने पास आएगा या तो +4 या फिर -4, और यहाँ से अपने पास आएगा
x इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, +4 -4 एंड यहाँ पे है 3, तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, तो ये अपना सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे -4 या +4 आता तो अपने पास एक एलिमेंट हो जाता जो कि कॉमन होता, तो वो अपने आंसर का पार्ट हो सकता था। लेकिन यहाँ पे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगी कहानी, अपने पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या इनके बीच इंटरसेक्शन है, कुछ नहीं है, यानी ब्लैंक है। या तो इसको 5 बोल लो या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला। क्लियर हो गई सबको, यहाँ तक किसी को